नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। रक्षा खरीद परिषद ने भारतीय सैन्य बलों के लिए 38,900 करोड़ रुपए के रक्षा साजो सामान खरीद को मंजूरी दी। MiG-29 और सुखोई लड़ाकू विमानों की खरीद को भी स्वीकृति दी गई। भारत ने पाकिस्तान को भारतीय क्षेत्र में सभी अनधिकृत कब्जे खाली करने के लिए कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड-19 की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की अध्यक्षता की। कोविड से स्वस्थ हुए मरीजों की दर करीब 60% हुई। देश में अब तक 90 लाख जांच हुए। उत्तर रेलवे ने 2 महीने के लॉकडाउन के दौरान 92 लाख टन आवश्यक सामग्री की ढुलाई की। और बिहार में 9 जिलों में बिजली गिरने और वर्षा से जुड़ी दुर्घटनाओं में 31 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी दिव्या तोमर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। रक्षा खरीद परिषद की बैठक में आज भारतीय सैन्य बलों के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए 38,900 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उत्पादों के स्वदेश में डिजाइन और विकास पर जोर दिया गया। आज जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई उनमें भारतीय उद्योगों से 31,130 करोड़ रुपए तक की खरीद शामिल है। उपकरणों का निर्माण भारत में किया जाएगा। इसमें विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की भागीदारी के साथ भारतीय रक्षा उद्योग शामिल हैं। इनमें से कुछ परियोजनाओं में लागत के 80% तक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होता है। अधिकतर परियोजनाओं में ये भारतीय उद्योगों को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के कारण संभव हुआ है। नई और अतिरिक्त मिसाइल प्रणालियों की खरीद से सेना के तीनों अंगों की ताकत में वृद्धि होगी। भारतीय वायुसेना की लंबे समय से महसूस की जा रही लड़ाकू दस्ते को बढ़ाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिषद ने 21 MiG-29 की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इसके अलावा मौजूदा 59 MiG-29 विमान के उन्नयन और 12 सुखोई 30 MKI विमानों की खरीद को भी स्वीकृति दे दी गई। पाकिस्तान में फंसे 627 भारतीय एकीकृत चेकपोस्ट अटारी के जरिए स्वदेश लौट आए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि ये लोग पिछले महीने की 25 से 27 तारीख तक स्वदेश लौट आए। उन्होंने बताया कि अभी 100 भारतीय पाकिस्तान में हैं और भारत पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में है और उनकी वापसी का इंतजार कर रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान में आम चुनाव के बारे में प्रवक्ता ने बताया कि भारत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भारतीय क्षेत्र में किसी तरह के बदलाव की हाल की कोशिशों को पूरी तरह नामंजूर करता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तान के अवैध कब्जे की मंशा से की जाती है। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के जिन क्षेत्रों पर अपना अवैध कब्जा कर रखा है उसे खाली करे। Devrupa, our position is very clear on this. We completely reject attempts by Pakistan to bring material changes in the Indian territory of Jammu and Kashmir and Ladakh. Such cosmetic exercises are intended to camouflage Pakistan's illegal occupation of Indian territories, and we call upon Pakistan to vacate all Indian territories under their illegal occupation. ये पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान उच्चायोग ने अपने कर्मचारियों की संख्या घटाकर आधी कर दी है, प्रवक्ता ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या आधी करने के भारत सरकार के फैसले के बाद ऐसा किया गया है। भारत और चीन अपने सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति सामान्य बनाने के लिए स्थापित राजनयिक और सैन्य माध्यमों के जरिए बातचीत कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों के वरिष्ठ कमांडरों ने पिछले महीने की 6, 22 और 30 तारीख को बातचीत की थी। The senior commanders meeting held on 30th June at Chushul to discuss issues related to disengagement at the face-off sites along the LAC and de-escalation from the border areas. Both sides have emphasized the need for an expeditious, phased and step-wise de-escalation as a priority. This
is in keeping with the agreement between External Affairs Minister and his Chinese counterpart during their conversation on 17 June that the overall situation would be handled in a responsible manner and that both sides would implement the disengagement understanding of 6 June sincerely. सरकार ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि परस्पर व्यापार को सुगम बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों ने लगातार कड़ी मेहनत की है। India and Nepal have age-old civilizational ties of friendship, which are rooted in our deep cultural, societal, and cultural linkages, and we remain committed to further strengthen these ties. On the trade-related question, what I'll say is both sides have worked hard and diligently to ensure smooth flow of trade between the two countries. And even during the most stringent COVID-19 lockdown measures in India, we ensured that the trade in goods and supplies to Nepal continued to flow smoothly. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन के ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध को सही ठहराते हुए इसे डिजिटल स्ट्राइक बताया है। उन्होंने कहा कि ये कदम देशवासियों के निजी डेटा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। श्री प्रसाद ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन किसी ने उसे आंख दिखाने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। भारत आत्मनिर्भर तभी होगा जब भारत सशक्त होगा और भारत हिम्मत से लोगों के हितों की रक्षा करेगा। आजकल दो सी चल रहा है, एक है कोरोना और दूसरा है चाइना। भारत शांति में विश्वास करता है, भारत समस्याओं को बातचीत से सुलझाना चाहता है, भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर भारत के साथ कोई आंख मिलाएगा तो भारत आंख मिला के जवाब देना भी जानता है। हमने सबों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अगर चीन के लोगों ने जबरन लद्दाख में दबाव बनाने की कोशिश की, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो LOC है, तो उसके संधि का अतिक्रमण कर आगे आने की कोशिश की, तो हमारे जवानों ने जबरदस्त जवाब भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ समारोह और संवैधानिक संशोधनों पर सफलतापूर्वक मतदान के लिए बधाई दी है। श्री पुतिन से आज टेलीफोन पर बातचीत में श्री मोदी ने भारत और रूस की जनता के बीच मित्रता के प्रतीक के रूप में मॉस्को में पिछले महीने की 24 तारीख को हुई सैन्य परेड में भारतीय दल के शामिल होने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने वैश्विक महामारी कोविड से निपटने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रभावी उपायों पर भी चर्चा की। उन्होंने महामारी के बाद सामने आने वाली चुनौतियों से मिलकर निपटने के लिए परस्पर घनिष्ठ संबंधों के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संपर्क और विचार विमर्श जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने बताया कि वे इस वर्ष बाद में होने वाले द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए श्री पुतिन की भारत यात्रा के प्रति उत्सुक हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने श्री मोदी को फोन करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच विशेष और रणनीतिक भागीदारी और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बैठक की अध्यक्षता की। इसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपस्थित थे। गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक में श्री अमित शाह ने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट का इस्तेमाल कर अधिक नमूनों की जांच के लिए जोर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा को ये किट भारत सरकार उपलब्ध करा सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों की मृत्यु दर कम करने के लिए उन्हें जल्द अस्पताल में भर्ती करने पर जोर दिया जाना चाहिए। गृहमंत्री ने एनसीआर में कोविड की मैपिंग की मदद के लिए इतिहास ऐप और आरोग्य सेतु के अधिक इस्तेमाल पर बल दिया। श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा रोगियों को विशेषज्ञों की सलाह प्रदान करने के लिए एम्स टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के छोटे अस्पताल टेली वीडियोग्राफी के जरिए एम्स से दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 59.52% है। पिछले 24 घंटों में 11,881 रोगी ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 3,59,000 से अधिक हो गई है।
इस समय देश में 2,26,947 रोगियों का इलाज किया जा रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 93,000 रोगी उपचार के बाद ठीक हुए हैं। लगभग 60,000 स्वस्थ हुए मरीजों के साथ दिल्ली दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है, वहां करीब 53,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए सभी स्तर पर सरकार की ओर से किए गए उपायों से मरीजों की तुलना में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में इस समय संक्रमित लोगों की तुलना में स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या 1,32,912 अधिक है। समय रहते कोविड संक्रमण के मामलों के नैदानिक प्रबंधन से प्रतिदिन 10,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो रहे हैं। सरकार ने कहा कि देश में कोविड संक्रमण का पता लगाने के लिए जल्द ही 1 करोड़ लोगों की जांच पूरी हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जांच के काम में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न उपायों की वजह से ये संभव हो पाया है। मंत्रालय के अनुसार अब तक 90 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में इस समय 1,065 जांच प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें 768 सरकारी और 297 निजी प्रयोगशालाएं हैं। प्रयोगशालाओं की प्रतिदिन जांच क्षमता तेजी से बढ़ रही है। कल 2,29,000 लोगों की जांच की गई। राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण कोविड-19 के लिए महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों, पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमतों पर नजर रख रहा है और देश में इनकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसे उपकरणों की सूची बनाई है और प्राधिकरण से इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। सरकार जीवन रक्षक दवाएं और उपकरण सस्ती दर पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 1 अप्रैल से सभी चिकित्सा उपकरणों को औषधि के रूप में अधिसूचित किया गया है और औषधि तथा सौंदर्य प्रसाधन कानून और औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के तहत लाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड के रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। ये बैंक नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज में स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस बैंक के लिए प्लाज्मा दान करने के लिए लोगों से बड़ी संख्या में आगे आने का अनुरोध किया। एक रिपोर्ट। प्लाज्मा देने के लिए इच्छुक दानकर्ता 1031 पर कॉल कर सकते हैं या फिर 8800007722 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर इच्छुक दानकर्ताओं से संपर्क करेंगे और उनकी पात्रता की जांच करेंगे। केवल वही लोग प्लाज्मा दे सकते हैं जो पहले कोरोना वायरस से संक्रमित थे और अब ठीक हो चुके हैं। 50 किलोग्राम से अधिक वजन वाले 18 से 60 आयु वर्ग के लोग कोविड-19 रोगियों के लिए प्लाज्मा दान कर सकते हैं। जो महिलाएं मां बन चुकी हैं और ऐसे लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है, वो प्लाज्मा देने के लिए पात्र नहीं हैं। डॉक्टर की सिफारिश के बाद ही प्लाज्मा दिया जाएगा। दिल्ली उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण करने की अनुमति दी थी, जो कि अभी भी परीक्षण के चरण में है। आईसीएमआर ने भी प्लेसिड ट्रायल शुरू किया है और इस अध्ययन का नमूना 452 है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते मामलों के बावजूद राज्य में सामुदायिक संक्रमण का कोई प्रमाण नहीं है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य सरकार कोविड संक्रमित प्रत्येक व्यक्ति और उसके संक्रमण के स्रोत की पहचान करने में कामयाब रही है। ब्यूरो के साथ हैं हमारी संवाददाता। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग सा राजा गणेश मंडल ने इस वर्ष गणेश उत्सव न मनाने का फैसला किया है। उत्सव मनाने के बजाय वे मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपए का योगदान दे रहे हैं। साथ ही कोरोना वायरस के कारण जो पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके परिवारों को मंडल द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष के दौरान शहीद हुए 20 सैनिकों के परिवारों को भी वे सम्मानित करेंगे। इस वर्ष मंडल ने रक्तदान और प्लाज्मा दान शिविर का आयोजन कर त्योहार मनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस पहल की सराहना की और कहा है कि इस फैसले से कोरोना वायरस के खिलाफ राज्य की लड़ाई और मजबूत होगी। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश सरकार आज से मेरठ संभाग के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इन जिलों में सर्वाधिक संख्या में कोरोना संक्रमित रोगी हैं।
मेरठ मंडल के जिलों में आज 7,500 से ज्यादा स्वास्थ्य टीमों ने घर घर जाकर हर घर के सभी सदस्यों की स्क्रीनिंग की, जिससे पता चले कि उनमें कोरोना के लक्षण हैं या नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह अभियान पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर चलाया जाए और अधिकारियों को स्वास्थ्य टीमों की संख्या बढ़ाकर 15,000 करने और उन्हें ग्राम पंचायत और वार्ड वार नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने मेरठ मंडल में 50,000 अतिरिक्त एंटीजन टेस्ट किट भी उपलब्ध करा दिए हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज कहा कि प्रदेश में इस समय 6500 कोरोना हेल्प डेस्क बन चुकी हैं और ये कोरोना की कड़ी को रोकने के लिए बेहद अहम है। लगभग 2500 मरीजों की पहचान इन डेस्क के जरिए अब तक की जा चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। तमिलनाडु में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या 98,000 को पार कर गई है। आज 4,343 नए मामले सामने आए। इनमें चेन्नई के 2,027 मामले शामिल हैं। स्वस्थ होने के बाद 3,095 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 57 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में कोविड से मरने वालों की संख्या 1,321 हो गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता इस परिचर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता फोन नंबर 011-233-14444 और 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। आकाशवाणी से बातचीत में विद्यासागर मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में विशेषज्ञ डॉक्टर सोनाली बाला ने बताया कि कोविड के बारे में अप्रामाणिक स्रोतों से फैल रही गलत सूचनाओं ने लोगों में तरह तरह की चिंताएं और गलतफहमियां पैदा कर दी हैं। अगर कोई इंसान जिसको ये कोविड-19 बीमारी हो गई है हमारे घर के आसपास रहता है तो उसकी वजह से एक डर पैदा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कैसे फैलता है। ऑटोमेटिकली उस पर्सन के अगेंस्ट, इस बीमारी के अगेंस्ट स्टिग्मा जनरेट हो जाता है। तो सबसे जरूरी है कि हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, हम चीजों को सही मायने में समझें। अगर ऐसा होता है तो हमारे थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होते हैं, हमें समझ में आता है कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाए। अगर हमारे थॉट प्रोसेस करेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के लिए जिसको ये बीमारी हुई है कंपैशन, काइंडनेस जनरेट होगी और स्टिग्मा रिड्यूस होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। रक्षा खरीद परिषद ने भारतीय सैन्य बलों के लिए 38,900 करोड़ रुपए के रक्षा साजो सामान खरीद को मंजूरी दी। MiG-29 और सुखोई लड़ाकू विमानों की खरीद को भी स्वीकृति दी गई। भारत ने पाकिस्तान को भारतीय क्षेत्र में सभी अनधिकृत कब्जे खाली करने के लिए कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की अध्यक्षता की। कोविड से स्वस्थ हुए मरीजों की दर करीब 7% हुई। देश में अब तक 90 लाख जांच हुए। उत्तर रेलवे ने 2 महीने के लॉकडाउन के दौरान 92 लाख टन आवश्यक सामग्री की ढुलाई की। और बिहार में 9 जिलों में बिजली गिरने और वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 31 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। उत्तर रेलवे ने 2 महीने की लॉकडाउन अवधि के दौरान 92 लाख टन आवश्यक वस्तुओं का परिवहन कर 1,418 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में रेलवे की कमाई इस बार 14% अधिक रही। उत्तर और उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक राजीव चौधरी ने बताया कि कोविड महामारी की वजह से 22 मार्च की मध्यरात्रि से सभी यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन स्थगित कर दिया गया।
और पूरा ध्यान आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति के लिए मालगाड़ियों के परिचालन पर केंद्रित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि उत्तर रेलवे 5000 टन ढुलाई क्षमता वाली जंबो मालगाड़ियां पंजाब और हरियाणा स्थित अपने विभिन्न लदान टर्मिनलों से चला रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर रेलवे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले 80 करोड़ लाभार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में खाद्यान्न और चीनी पहुंचाने का काम लगातार कर रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने मंगलवार को खाद की रिकॉर्ड 73 मालगाड़ी भेजने के लिए रेलवे मंत्रालय का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक दिन में इतनी बड़ी मात्रा में उर्वरकों की ढुलाई अब तक का रिकॉर्ड है। इस वर्ष जून के महीने में रेलगाड़ियों के जरिए प्रतिदिन 56 मालगाड़ी से खाद की ढुलाई की गई। श्री गौड़ा ने कहा कि सरकार किसानों को सही समय पर और सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मौजूदा खरीफ मौसम के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ समन्वय करते हुए पूरे देश में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की है। निर्वाचन आयोग ने 65 वर्ष से अधिक आयु के और कोरोना संक्रमित तथा इसके संदिग्ध रोगियों को डाक से वोट देने की अनुमति के अपने फैसले को सही ठहराया है। आयोग ने कहा है कि ये फैसला इसलिए किया गया ताकि कोरोना संक्रमित लोगों के बीच न जाएं और वोट देने के अधिकार से भी वंचित न रहें। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने मुख्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कहा था कि आयोग राजनीतिक दलों से सलाह मशविरा किए बिना चुनाव प्रक्रिया में बदलाव करके एकतरफा फैसले ले रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में डाक से मतदान के लिए आयु की सीमा 80 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष कर दी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज संयुक्त रूप से ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन 2020 की शुरुआत की। ये एक ऑनलाइन प्रतियोगिता है। इसमें देश और दुनिया में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। इस अवसर पर श्री पोखरियाल ने कहा कि ये औषधि अन्वेषण प्रक्रिया में सहायता के लिए राष्ट्रीय पहल है। श्री पोखरियाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए ये प्रतियोगिता दुनिया भर के पेशेवरों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करती है। ये जो महामारी है, इस संकट का निदान भारत की धरती से निकलना चाहिए पूरे विश्व के कल्याण के लिए। दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुखी हम देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा हमारा देश विश्व कल्याण का देश है और इसलिए ये ताकत हमें आनी चाहिए। मैं बहुत सारी शुभकामना देना चाहता हूँ इस अवसर पर। सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं वो आज से इस विजन और मिशन के साथ इसको दौड़ करके रिजल्ट की उस परिणति तक चुप न बैठें, बल्कि सबका उस दिशा में योगदान होगा। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शहरी क्षेत्रों में वन भूमि को शहरों के निवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। भारत के महालेखा परीक्षक के कार्यालय में अनूठी वन भूमि का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि यहां पर लगाए जाने वाले 12,000 पौधे दिल्ली के कार्यालयों के लिए आदर्श होंगे। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि इस तरह के वन लगाने की मियावाकी प्रणाली से तापमान में 14 डिग्री तक की कमी होती है और नमी में 40% तक की वृद्धि होती है। ये नया जंगल का टेक्निक है और देखने लायक है। अभी तो 6 महीने ही हुए। 3 साल के बाद ये जब पूरा फूलेगा फलेगा तो ये आनंद देगा, उपयोग भी देगा और कार्बन सोख भी लेगा और ऑक्सीजन देता रहेगा। यही तो जिंदगी का नाम है। पेड़ की जिंदगी इसीलिए होती है और पेड़ CAG ने अपनी खुद की ऑक्सीजन बैंक अपने कंपाउंड में ही तैयार की है, ये मैं कह सकता हूँ। बिहार के 9 जिलों में आज बिजली गिरने तथा वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 31 लोगों की मृत्यु हो गई और 11 घायल हो गए। इनमें ज्यादातर किसान और श्रमिक हैं जो खेतों में काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने घायलों का मुफ्त इलाज कराने के भी आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न भागों में भारी वर्षा और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। लोगों को इस दौरान घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। झारखंड में राज्य सरकार ने कोविड के मद्देनजर इस वर्ष देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोविड-19 के बीच इस तरह का विशाल मेला आयोजित करना सरकार के समक्ष बड़ी चुनौती है।
इस बीच गौड़ा के सांसद निशिकांत दुबे ने सरकार के इस फैसले को झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अदालत ने कल के लिए फैसला सुरक्षित रखा है। ब्यौरे के साथ हैं हमारी संवाददाता। देवघर में श्रावणी मेले के आयोजन को पहली बार राज्य सरकार ने स्थगित करने का निर्णय लिया है। श्रावणी मेले में देश विदेश के लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वर्तमान परिस्थिति में सरकार जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इतने बड़े मेले का आयोजन करने के पक्ष में नहीं है। वहीं कई श्रद्धालु ऐतिहासिक श्रावणी मेले के आयोजन के पक्ष में हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने भी पिछले दिनों उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर इसे जन आस्था का विषय बताते हुए मंदिर खोलने की वकालत की है। इस याचिका पर उच्च न्यायालय ने अपना फैसला कल के लिए सुरक्षित रखा है। दूसरी ओर आज हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि किसी भी राज्य से बस देवघर और दुमका की सीमा तक न आने पाए और राज्य की सीमा पर सूचना पट द्वारा श्रावणी मेले के स्थगित रहने का संदेश अंकित किया जाए। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 28 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें 20 कैबिनेट और 8 राज्य स्तर के मंत्री शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नए मंत्रियों में कैबिनेट रैंक के 20 और राज्य मंत्री स्तर के 8 मंत्री शामिल हैं। अब भाजपा सरकार में कुल 33 मंत्री हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान के 23 मार्च को रिकॉर्ड चौथे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से यह मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार है। पहला विस्तार 21 अप्रैल को हुआ था, जिसमें 5 मंत्रियों को शामिल किया गया था। आज के विस्तार में सिंधिया खेमे से शामिल होने वाले मंत्री फिलहाल विधायक नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने मार्च में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण कमलनाथ के नेतृत्व वाली 15 महीने पुरानी कांग्रेस सरकार गिर गई थी। राज्य में विधानसभा की 24 सीटें खाली हैं, जिन पर जल्दी ही उपचुनाव होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 429 अंक बढ़कर 35,844 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 122 अंक की बढ़त के साथ 10,552 हो गया। पद्म पुरस्कारों के लिए 15 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित होने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसा ऑनलाइन दाखिल करने की प्रक्रिया 1 मई से शुरू हुई थी। मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन केवल www.padmaawards.gov.in पर दाखिल किए जा सकते हैं। सरकार ने प्रत्येक नागरिक को 2,000 रुपए की सहायता राशि दिए जाने से संबंधित व्हाट्सएप संदेश का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इस मैसेज को फर्जी बताया है। पीआईबी ने मैसेज में दिए गए वेबसाइट पते को भी गलत बताया है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। देश भर में मानसून सक्रिय है, जिसके कारण अधिकांश जगहों पर बादल छाए हुए हैं। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछार होने की भी संभावना है। न्यूनतम तापमान 31 डिग्री और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उत्तर में जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा, तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में भी आसमान साफ रहने और दोपहर बाद या शाम तक बादल छाने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुजफ्फराबाद में तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। तापमान 25 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा खरीद परिषद ने भारतीय सैन्य बलों के लिए 38,900 करोड़ रुपए के रक्षा साजो सामान खरीद को मंजूरी दी। MiG-29 और सुखोई लड़ाकू विमानों की खरीद को भी स्वीकृति दी गई। भारत ने पाकिस्तान को भारतीय क्षेत्र में सभी अनधिकृत कब्जे खाली करने के लिए कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की अध्यक्षता की। कोविड से स्वस्थ हुए मरीजों की दर करीब 7% हुई। देश में अब तक 90 लाख जांच हुए। उत्तर रेलवे ने 2 महीने के लॉकडाउन के दौरान 92 लाख टन आवश्यक सामग्री की ढुलाई की। और बिहार में 9 जिलों में बिजली गिरने और वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 31 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।